हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हो बहुत अच्छा होगा। पढ़ाई पूरे एकदम जी जान लगा करके कर रहा होगा ताकि नेट और आईआईटी को अब चुटकी में उखाड़ सको। तो मैं लास्ट क्लास जो है आपको मॉडर्न फिजिक्स का मैंने बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ अल्टरनेटिंग करंट का। तो अल्टरनेटिंग करंट और इंड्यूस ईएमएफ का आज मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। इसमें जो है आपको एक लेक्चर में डाल चुका हूं, यानी एक लेक्चर पढ़ा चुका हूं। 10 तक आपको क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं। ये आईआईटी का क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 11 से मैं आज बनाऊंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताया था 10 तक। तो चलिए आज मैं 11 से शुरू करने जा रहा हूं। ये आपको आईआईटी 1999 में आया हुआ है। कहता कि ए क्वाइल ऑफ इंडक्टेंस का जो है वैल्यू दिया हुआ है आपको 8.4 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस 6 ओम इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। कहता है द करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर एट अप्रोक्सीमेटली द टाइम। कितने टाइम पर 1 एम्पियर होगा? तो यहां पर ध्यान देना दोस्तों, सबसे पहले क्या है कि ये आपका इंडक्टर है और ये रेजिस्टर है। आपका एलआर सर्किट है। कौन सा सर्किट है? एलआर सर्किट। इसको 12 वोल्ट बैटरी से इसको क्या किया गया है? जोड़ा गया है। क्लियर है ना? तो कहता है द करंट इन द कॉइल इज 1 एम्पियर एट अप्रोक्सीमेटली। तो शुरू में करंट जाना चाहेगा तो ये टी का वैल्यू 0 पर क्या का काम करता है? ओपन सर्किट का काम करता है। और टी का वैल्यू इन्फिनाइट पर क्या काम करता है? शॉर्ट सर्किट का काम करता है। यही ना? टी का वैल्यू 0 पर ओपन सर्किट। तो कहता है कि जब 1 एम्पियर करंट इस सर्किट में होगा तो शुरू में क्या होगा? करंट 0 होगा, क्योंकि इनिशियली जो है इंडक्टर जो है बिहेव्स एज ओपन सर्किट। क्लियर है ना? और इन्फिनाइट टाइम पर क्या होता है? शॉर्ट सर्किट का जैसा बिहेव करता है। ये आप तो जानते हो ना। टी का वैल्यू 0 पर ये क्या का काम करेगा? ओपन सर्किट का काम करेगा, यानी एक्स एच ओपन सर्किट। क्लियर है ना? जब ओपन सर्किट होगा तो इस केस में करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नहीं, जब टी का वैल्यू इन्फिनाइट ले लोगे इस केस में ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। शॉर्ट सर्किट। क्लियर है? अब यहां पर ध्यान दो। इधर जब टी का वैल्यू 0 लोगे तब तो ओपन सर्किट होगा। तो धीरे धीरे इसमें क्या होगा? करंट बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा। इन्फिनाइट पर ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। तो ये 12 वोल्ट का बैटरी है और आपका रेजिस्टेंस है 6 ओम और ये है 8.4 मिली हेनरी। क्लियर है ना? तो जब ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा इन्फिनाइट टाइम पर तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? वो मैक्सिमम करंट होगा। शुरू में करंट 0, धीरे धीरे बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। तो इन्फिनाइट टाइम पर आई नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये तो शॉर्ट सर्किट का काम कर देगा, शॉर्ट हो जाएगा। सिंपली वायर से कनेक्ट कर दो तो टोटल ईएमएफ बाई टोटल रेजिस्टेंस, यानी 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ये मैक्सिमम करंट हुआ। ये क्या हो गया? मैक्सिमम करंट। नहीं, मिनिमम कितना? 0। आपको जब ये करंट इंक्रीज करता है मतलब इसमें क्या हो गया? एलआर सर्किट में जब करंट इंक्रीज करता है तो आई का वैल्यू क्या लिखते हो? आई नॉट 1 माइनस ई टी टू द पावर माइनस टी ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। वेयर टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट है। ये बात जानते हो ना? मैक्सिमम वैल्यू 2 एम्पियर आया है, 1 माइनस ई। और टाउ का वैल्यू क्या लिखोगे? एल बाई आर। एलआर सर्किट है तो एल बाई आर। आरसी सर्किट रहेगा तो आरसी होता है टाइम कांस्टेंट। तो ये टाइम कांस्टेंट हो गया। ये क्या हो गया? टाइम कांस्टेंट होगा कि नहीं बताओ?
क्लियर है? ऐसे बनाने के लिए तो बहुत जल्दी बन जाता है, आपको समझा रहा हूं। एक क्वेश्चन बताया, सब कंसेप्ट दे दिया, वो ना अच्छा जगह है। तो यहां से एल का वैल्यू कितना है जी? 8.4 मिली हेनरी। 8.4 मिली मतलब 10⁻³ और रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 6 ओम। कितना हो जाएगा? 6 4 इतना हो गया आपका सेकेंड। क्लियर है ना? ठीक है, टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है? सेकेंड होता है। क्लियर? अब यही टी आपसे डिमांड कर रहा है, तो टी का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, -t, टाउ आ गया है 1.4 इंटू 10⁻³ क्लियर? आई का वैल्यू 1 एम्पियर दे दिया है। नहीं, तब बताओ यहां से टी फाइंड हो जाएगा कि नहीं? निकाल लेना। इसको इधर लिया ना, नहीं तो 2 से इधर डिवाइड कर दो ना, 0.5 हो जाएगा। 1 माइनस ई माइनस टी टू द पावर, ये चाहो तो आप ऊपर 1000 ले जा सकते हो। क्लियर है ना? 1.4 10⁻³ क्लियर? अब e टू द पावर t बाई 1.4 इंटू 10⁻³ बराबर 1 माइनस 0.5 हो जाएगा। लिख सकते हो ना इतना? क्लियर? अब इसको क्या करना, लॉग ले लेना। नहीं, ठीक है, तो यहां से t का वैल्यू लॉग टेबल देख के कर लेना। बोलोगे कि आप लॉग टेबल कैसे देखेंगे? तो आपको मैं बता चुका, लॉग टेबल देख करके बना लेना। एक्चुअली वहां पर आईआईटी में डेटा दे देगा कि लॉग इतना बराबर, ये लिखेगा टेक लॉग इतना बराबर इतना। क्लियर है? यहां से टी का वैल्यू फाइनली निकालोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऐसे आंसर दे रहा है आपका 1 मिली सेकेंड, लगभग 1 मिली सेकेंड के बराबर आ जाएगा। क्लियर? लॉग टेबल देख लेना, किताब में होगा, केमिस्ट्री वाला भी किताब में होगा और फिजिक्स वाले किताब में भी होगा। यहाँ लॉग लोगे तो ये आगे हो जाएगा, और लॉग ई टू द बेस ई क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। केवल इधर वाला का आपको निकालना होगा। नहीं कर दे थोड़ा सा, चलो ना सोल्व भी कर देगा, तुम लोग का टेंशन हो जाएगा। फिर लॉग लोगे तो क्या हो जाएगा? -t बाई 10⁻³ क्लियर? लॉग ई टू द बेस ई कितना? 1 हो जाएगा। नहीं, बेस ई लेकर के चला, बेस 10 लेकर के भी चल सकते हो आप। तो बेस 10 लेकर के चलोगे तो यहां पर बेस 10 लिखना होगा, फिर ये 1 नहीं होगा। क्लियर है? चलो इधर देखो, लॉग यहां बेस ई है 0.5 लिखोगे, बेस ई को 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से गुना करते हो। अब ये बेस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? तो लॉग 0.5 देखना होगा। क्लियर है? तो लॉग 0.5 का वैल्यू आ जाएगा, मैं देख के बताता रहा, आप लोग बुक में होगा, लॉग 0.5 का वैल्यू देख लेना। चलो यदि आप न भी देखना चाहते हो ना, तो इसको एक और उपाय कर सकते हो। देखो ना कैसे, 2.303 यदि लॉग टेबल मान लेते हैं नहीं दिया हुआ है, ऐसे दे देगा आपको, न दिया हुआ है तो क्या करोगे? 0.5 को 1/2 लिखोगे, तो log 1/2 लिख सकते हो कि नहीं इसको? क्लियर? log 1/2 को क्या लिख सकते हो? log m/n log m माइनस n होता है। नहीं, तो log 1 माइनस log 2 सब बेस 10 है जी। log 1 0 होता है, log 2 का वैल्यू जान ही रहे हो,
तो 2.303 और ये 0 नहीं, तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 0.301 होता है। log 2 का वैल्यू तो याद रखना होगा। देखो log 2 का वैल्यू याद रखो और log 3 का वैल्यू, दो वैल्यू आपको याद रखो। ये कभी भी आपको देता भी नहीं है, तो आपको याद रखना होगा। माइनस टी अपॉन कितना 1.4 इंटू 10⁻³ इसका वैल्यू तो 1 हो गया। नहीं, अब बताओ यहाँ से टी निकलेगा कि नहीं, निकाल के देखो। और ये माइनस था जी, अब दोनों तरफ से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। टी का वैल्यू आ जाएगा आपका लो, एग्जैक्ट ही आपको निकाल दिया -3। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, ये आपका आ जाएगा। ये तो कैलकुलेट कर सकते हो, आपको वहां पर कैलकुलेट कर लेना चाहिए था, इतना मैं कर दिया। चलो देखो, ये आपका आ रहा है 2.303 इंटू 0.301, उसके बाद 1.4, (0.97) आ रहा है जी। यानी इतना दूर गुना करोगे ना तो 0.97 10⁻³ आ रहा है। इसको अप्रोक्स नहीं लिख सकते हो 1 मिलीसेकेंड, ये मिली हो गया, ये सेकेंड। क्लियर? इसको 0.1 लगभग लिखोगे ना जी, राउंडिंग अप करो तो 5 से बहुत ज्यादा है, 9 है, तो एक जोड़ अगला में एक क्या हो जाता है, जुड़ जाता है राउंडिंग अप करोगे तो। क्लियर? चलो, तो इसका लॉग टेबल ना भी दे तो आप यहां से कैलकुलेट कर लेना, 0.5 के 1/2 लिख देना। क्लियर है? यहां पर यदि बेस 10 लेता तब क्या तुमको दिक्कत होता सोल्व करने में। फिर इसका ई का वैल्यू होता है 2.718, फिर उसका वैल्यू निकालना पड़ता है, फालतू का एगो टेंशन हो जाता है। इसलिए बेस ई लेकर के चल दिया, कुछ भी बेस ले सकते हो। क्लियर? तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, ये 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 12 नंबर क्वेश्चन में यहां पर ध्यान दोगे, क्या कहता है, कहता है कि 2 आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स ऑफ मेटल वायर आर लाइंग ऑन ए टेबल विदाउट टचिंग ईच अदर। दोनों टच नहीं कर रहा है जी। लूप ए कैरीज ए करेंट which increases with time in response the loop B। मतलब कि उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उसका रेस्पॉन्स क्या होगा, मतलब रिजल्ट बी में क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो यही मान लो कि क्या है, कॉइल है, इसको गोल नहीं हो रहा है तो ऐसा करो। चलो अब ठीक है, एक और है कॉइल, सर्कुलर लूप। क्लियर? दोनों टच नहीं कर रहा है, विदाउट टचिंग। कहता कि लूप ए कैरीज ए करंट व्हिच इंक्रीजेज विद टाइम। अब मान लो कि इसमें जैसे मैंने वैसे डायरेक्शन ले लूं, मान लो कि ऐसे डायरेक्शन है। क्लियर? इसमें करंट का वैल्यू क्या हो रहा है बच्चों, बढ़ रहा है। तो इसमें करंट बढ़ेगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण किधर होगा, बोलो, आउटवर्ड नहीं। तुम लोग क्या करते हो, राइट हैंड से निकालते हो, वही चीज आएगा। देखो यहां और थोड़ा, यहां से डॉट, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, डॉट, आउटवर्ड। ऐसे लेफ्ट हैंड से निकालोगे तो जिधर करंट का डायरेक्शन उधर 4 फिंगर है, जहां निकालना होगा वहां थंब ले जाओ, पाम के परपेंडिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का सबसे अच्छा लेफ्ट हैंड से निकालो, कंफ्यूजन नहीं होगा। राइट हैंड में ऐसे करते रहोगे ना तो आपको दिक्कत होगा। देखो कितना दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ इसके कारण यहाँ पर करंट का, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, आउटवर्ड, और करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा। नहीं, क्लियर? जब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा होगा तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, उसको ये घटाएगा, यानी इसमें ऐसा करंट फ्लो करेगा ताकि उसको घटा दे।
तो इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो कोई अंदर की तरफ इसके कारण हो जाए तो उसको क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो घटा देगा ना, मतलब निश्चित रूप से इसमें करंट का डायरेक्शन, इंड्यूस करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा। अब देखो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगा, अंदर, और बाहर की तरफ बढ़ रहा तो उसको घटाएगा, बढ़ेगा तो घटाएगा, घटेगा तो बढ़ाएगा। क्लियर है, घटेगा तो बढ़ाएगा, ये रहा। अब यहां पर ध्यान देना, इधर ऐसे करंट फ्लो कर रहा है तो यहां पर ऐसे होगा, यहां पर ऐसे होगा, नहीं, ये देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर में अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है तो क्या करता है, रिपेल करता है, और यदि सेम डायरेक्शन में रहता है तो अट्रैक्ट हो जाएगा। सीधे एकदम उल्टा याद रखना, चार्ज के केस में क्या होता है, सिमिलर रहता है चार्ज, सिमिलर नेचर, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपेल होता है। यहां पर सेम डायरेक्शन रहेगा तो अट्रैक्ट होगा, याद रखना है। सेम नेचर का चार्ज होगा तो रिपल्सन, यहां पर सेम डायरेक्शन होगा तो अट्रैक्शन, याद रहेगा। जस्ट इसका उल्टा सेंस लगाना होगा, ये बात जानते हो। तो निश्चित रूप से ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इस पे इधर फोर्स लगा देगा तो ये उतना ही इधर लगा देगा, इस पे न्यूटन्स थर्ड लॉ, क्लियर। इस पर भी फोर्स लगेगा, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो अपोजिट है तो इस पर भी फोर्स लगेगा, लेकिन कम लगेगा क्योंकि दूरी में ज्यादा है, लेकिन इतना तय है कि दोनों पर इक्वल एंड अपोजिट लगेगा। अब बताओ ये दोनों मिलकर एक दूसरे को ठेल रहा है, ये दोनों मिलकर ठेल रहा है, तो ढकलेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। कौन सा ऑप्शन बाबू, इज रिपेल्ड बाय द लूप ए, क्लियर। दिस इज लूप ए एंड दिस इज लूप बी, रिपेल करेगा, क्लियर है। चलो, तो लेफ्ट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट हैंड से ऐसे ऐसे करते रहोगे प्रॉब्लम होगा ना, क्लियर है। चलो, तो लेफ्ट हैंड में क्या करना है, जिधर करंट उधर ये फोर फिंगर, जहां निकालना हो वहां थंब, पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। सबसे बेस्ट ये तरीका कहीं नहीं आपको मिला होगा, लेफ्ट हैंड से बहुत फास्टली निकलता है, ये तरीका कहीं मिला होगा तो एक बार कमेंट में जरूर डालना, कहीं नहीं मिला होगा। चाहे इंडिया के कोई कोना में आप पढ़े हो, ये लेफ्ट हैंड वाला मेथड कहीं नहीं मिला होगा। सब राइट हैंड से लोग करते हैं, दिक्कत होता है, बच्चा भी ऐसे ऐसे करते रहता है, हाथ टूट जाता है, नहीं। चलो, जैसे देखो इसके कारण यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड से निकालो तो देखो कितना दिक्कत हो रहा है, ऐसे करे पड़ेगा, ऐसे देखो यहां पर लाइन ऑफ फोर्स ऐसे निकल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। लेफ्ट हैंड में देखो कितना मजा है, जिधर करंट का डायरेक्शन उधर फोर फिंगर्स, जहां पर निकालना है वहां थंब ले जाओ, पाम के परपेंडिकुलर रिपेल, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर, लेकिन इधर देखोगे तब, अब राइट हैंड से निकालोगे तो देखो कितना बड़ा दिक्कत होगा, इतना प्रॉब्लम होगा ना। देखो ऐसे ऐसे करे पड़ेगा, ऐसे अंदर घुस रहा है, नहीं। लेफ्ट हैंड से देखो कितना आसानी है, इधर फोर फिंगर्स, यहां पर थंब रखे, अंदर हो गया कि नहीं बताओ। अब बताओ लेफ्ट से निकालना आसान कि राइट से, लेफ्ट से ज्यादा अच्छा है। कहीं पढ़े हो लेफ्ट से, कहीं नहीं बताया जाता है, क्लियर। इसलिए लेफ्ट हैंड से इतना फास्ट निकलता है, कुछ कहो नहीं। अब जिसका बेचारा का राइट हैंड नहीं रहेगा तो फिजिक्स नहीं पढ़ेगा जी, पढ़ेगा ना, लेफ्ट हैंड है उसके पास, क्लियर है। चलो, तो लेफ्ट हैंड से निकालो, ज्यादा फास्टली आप काम कर पाओगे, क्लियर है, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन आपसे बनेगा। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन को देखो 10 ही क्वेश्चन मैं बताऊंगा, लेकिन बहुत बढ़िया से बताऊंगा ताकि आपको भेजा में घुस जाए। अदर हुर कर रहा है, आप भेजा में घुसा ही नहीं तो फायदा क्या, कुछ नहीं, जीरो, क्लियर। इसमें आ जाए, अच्छा समझ लोगे तो तुम तो वहां शॉर्ट कर ही सकते ना हो, धड़ाक धड़ाक बना दोगे, यहां धड़ाक धड़ाक कर दे तो वहां स्लो हो जाओगे,
यही होगा ना, यहाँ धड़ाक धड़ाक हम बना दें तो वहां स्लो हो जाओगे। अब इसमें आ जाओ, ए यूनिफॉर्म बट टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बी टी। टी केवल आपको मैं बता चुका हूं शुरू में ही मैथमेटिकल रूल्स में कि ब्रैकेट वाला केवल बताता है कि बी डिपेंड्स ऑन टी, बी इज ए फंक्शन ऑफ टी। क्लियर है? एग्जिस्ट इन ए सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस ए इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एज शोन। देख रहे हो ना, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है। कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रीजन। देखो ये चैप्टर ऐसा है ना कि यहां से क्वेश्चन एकदम हमेशा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है ना? करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का मेजर पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। यहां पर एसी मैं पढ़ रहा हूं, एसी और इंड्यूस करंट, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको यहां से क्वेश्चन हमेशा आते रहता है। तो देखो समझ लोगे ना तो क्वेश्चन आप 50 को बनाओगे आपसे बन जाएगा। नहीं समझोगे ऐसे रखते चलोगे काम नहीं चलेगा। अभी क्या देखो, राइट हैंड से तुम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हो, इजी करते रहो तो टूट जाता है। नहीं, सबसे बेहतर लेफ्ट हैंड से। आज तक पढ़े हो? कहीं नहीं पढ़ो, नहीं लोग को पता है ना बताते हैं। तो कोई भी कहीं भी इंडिया में पढ़ रहे हो, मेरा नंबर 1 रहेगा। और मैं क्या बोल रहा हूं तुम खुद बोलो। ये लेफ्ट हैंड से आज तक यदि आप में ऑनेस्टी है तो बता दो कि आप कहीं पढ़े हो, कहीं नहीं पढ़ बताया जाता है। लेफ्ट हैंड से देखो कितना फास्टली निकलता है। यहां भी देखो लेफ्ट हैंड से मैं निकालने जा रहा हूं। अब देखो अंदर के तरफ, सॉरी यहां तो दूसरे तरह का ना क्वेश्चन है। यहां मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है। जैसे मान लो कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण निकालना है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या करोगे? ऐसे ले जाओ, पाम अंदर गया, अंदर होगा, इधर निकालना होता है ऐसे, देखो फटाफट हो गया। लेकिन राइट वाला में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। देखो देख रहा है कितना दिक्कत हो रहा है। ऐसे यहां अंदर ऐसे। क्लियर? चलो, अरे यार भाग गया। तो ये आपका रहा क्वेश्चन। चलो देखो, ए यूनिफॉर्म, ठीक है, यहां तक द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रीजन। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप लोग ऐसा पढ़ा होगा, बी डॉट, सॉरी ई डॉट डी एल, ये ईएमएफ देता है, पता है ना। और ई बराबर माइनस d∅dt भी आपका ईएमएफ देता है। ये हो गया लेंज लॉ। फ्राइडे लॉ के अनुसार इसका मॉडुलस वैल्यू हम लोग लेते हैं। ये बात क्लियर है? ठीक है ना? फ्राइडे लॉ क्या बताता है? केवल मैग्नीट्यूड बताता है। और लेंज लॉ क्या बताता है? साइन के साथ, यानी अपोज करेगा। क्लियर? अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड बराबर हो गया कि नहीं, इसीलिए बोला जाता है ई डॉट डी एल। अब आपके दिमाग में चला होगा कि सर कैसे जाने कि ये में आता है? ई बराबर वी बाई डी जानते हो कि नहीं, या डीवी बाई डी आर जानते हो? नहीं, तो डीवी बाई डी आर। क्लियर? आर क्या है? लेंथ। लेंथ से गुना करोगे तो क्या आएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आएगा कि नहीं? ये में आएगा। ये यही से यार याद रखना है, इज इक्वल टू d∅dt। क्लियर है? अब इसको सोल्व करो तो एक लाइन इंटीग्रल ले लो, सॉरी ये सर्कुलर लाइन ले लिया। क्लियर है ना? अब इस लाइन का एक एलिमेंट्री पार्ट कट करो, dl। एलिमेंट्री पार्ट कट करो dl। क्लियर है? तो e डॉट dl हो जाएगा e dl, और इसका इंटीग्रेशन 0 से
2πr होगा ना जी, बोलो। इधर क्या लिखोगे, अब दोनों के बीच क्या एंगल 0, dl इधर, dl कट कर लिया, ठीक है। अब ई dl, इसको डायरेक्ट लिखो ना, dl का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा l, काहे को लॉन्ग कर रहे हो, इतना जान रहे हो ना, तो e इंटू 2πr हो जाएगा, क्लियर, इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। तो डी बाई डी टी है फाई की जगह एन बी ए, ये लिखोगे ना, एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ए हो गया एरिया, क्लियर। अब चलो E बराबर E इंटू 2πr इज इक्वल टू, एन को बाहर कर दो, ए को पाई ए स्क्वायर लिखोगे, डी बी बाई डी टी। यहां से E जो है R से उधर भाग दोगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R हो जाएगा कि नहीं, बोलो, क्लियर। E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लाइन, क्लियर। चलो कौन सा ऑप्शन, ये रहा, डिक्रीजेज एज 1/r, क्लियर। अब देखो आगे, ठीक है यहां तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये देखो, कहता कि मेटेलिक स्क्वायर लूप ऑफ एबीसीडी, लूप एबीसीडी इज मूविंग इन इट्स ओन प्लेन, अपना प्लेन में मूव कर रहा है यार, विथ वेलोसिटी v इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एज शोन इन फिगर। देख रहे हो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंड्यूस्ड, किसमें इंड्यूस होगा जी, ये कंडक्टर क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, नहीं परपेंडिकुलर है, तो कितना होगा ईएमएफ इंड्यूस, ई बराबर बीवीएल होगा ना जी, ई बराबर बीवीएल, ये हो गया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो किस में होगा, ये तो वेलोसिटी के अलोंग मूव कर रहा है, नहीं, तो जब वेलोसिटी के अलोंग मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसके क्रॉस भी 0, इसके क्रॉस होगा, तो एडी और बीसी के क्रॉस, एडी और बीसी के क्रॉस ईएमएफ होगा इन बोथ एडी एंड बीसी, क्लियर, ठीक है ना। कैसे करते हो, चलो उसको बता रहा हूं। देखो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा कि नहीं होगा, तो ये मूव कर रहा है इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स भी इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, नहीं। अब देखो फोर्स जो होता है, अरे यार, फोर्स जो होता है क्यू भी क्रॉस भी होता है, तो भी का डायरेक्शन इधर, बी का डायरेक्शन किधर, बाहर, क्लियर। तो देखो ना इसको कैसे करोगे, ऐसा है ना, तो क्यू भी क्रॉस भी इधर है, बी इधर है, क्यू भी क्रॉस बी नीचे, क्लियर। यानी यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तब नीचे फोर्स लगेगा, तो पॉजिटिव वाला भागते भागते यहां आ जाएगा और नेगेटिव वाला यहां रहेगा, क्लियर। यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो जिधर भी क्रॉस बी का डायरेक्शन उधर ही इसका डायरेक्शन, यदि नेगेटिव होगा तो माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, यानी भी क्रॉस बी के जिधर डायरेक्शन होगा उसके अपोजिटिव का डायरेक्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऊपर लगेगा और प्लस चार्ज पर नीचे। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ही होता है, इलेक्ट्रॉन जब यहां से इधर भागा तो इधर प्लस इधर माइनस, क्लियर। यहां पर भी वही सिचुएशन, ये हो जाएगा माइनस तो ये हो जाएगा प्लस, क्लियर, ठीक है ना। तो कैसे पोलैरिटी हुआ पता चल गया, बी इधर है, भी इधर है, तो भी क्रॉस बी करो ना यार नीचे, यानी प्लस चार्ज होता है यहां पर,
तो V क्रॉस B के डायरेक्शन में फोर्स, तो प्लस पर नीचे तो माइनस पर उल्टा। क्लियर? चलो इसके बाद देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या करता है। कहता है टू सर्कुलर कॉइल्स कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑफ 3 सिचुएशंस शोन इन फिगर। देख रहे हो ना, 3 सिचुएशन है। कहता है कि दियर म्यूचुअल इन, भाई ये इसी के प्लेन में रखा है। देखो इधर इस तरह रखा हुआ है, ये भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल। तो इसमें मैक्सिमम में इससे फ्लक्स पास करेगा, लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा पास करेगा। जिससे लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा पास करेगा, ये तो इस तरह रखा हुआ है, और लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे गुजरेगा तो देखो ये नहीं पास किया। तो इसे ना कॉइल का प्लेन है, एक ऐसा है, एक ऐसा परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या हुआ है, ये वाला लाइन पार ही नहीं किया, ये वाला लाइन क्रॉस ही नहीं किया। तो इस केस में कम ना होगा, इसमें ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम किस में होगा, इसमें, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्स उसमें ज्यादा पास करेगा। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या करता है। कहता है कि एज शोन इन फिगर P and Q are two coaxial conducting loops separated by some distance. When switch S is closed, a clockwise current IP flows in P। देखो इधर कोएक्सियल है जी। मान लो कि यहां एक कॉइल है, ठीक है ना, एक यहां पर है, ठीक। मैं इधर से देख रहा हूं, तो इधर से देख रहा हूं, तो इसमें किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। मैंने कहा क्वेश्चन कहा है। क्लियर? कब? जब स्विच को क्लोज किए हो तब। ठीक है? अब यहां पर ध्यान दो, कंडक्टिंग लूप्स। क्लियर? ऐसे घूम रहा है, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर किधर, जिधर करंट का डायरेक्शन उधर पंजा रखो, और पाम के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? इसके कारण देखो, सॉरी यहां पर ऐसे हो रहा है नहीं, यानी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो ये क्या करना चाहेगा, घटाना चाहेगा। तो ये घटाना चाहेगा तो क्या होगा, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ हो जाएगा। तो इसमें इस लूप में करंट का डायरेक्शन किधर, देखो हम देखेंगे तो एंटी क्लॉक, और उसमें क्लॉक, यानी उसमें क्लॉक था तो इसमें एंटी क्लॉक। अब जैसे स्विच ऑफ कर दोगे, सॉरी स्विच ऑन कर दोगे, इसको ओपन कर दोगे, तो ओपन कर दोगे तो इसमें करंट घटते घटते जीरो हो जाएगा। नहीं, जीरो ना हो जाएगा, तो घटेगा तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। तो ये क्या चाहेगा, बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ाना चाहेगा तब इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, तब ना बढ़ेगा। उसी डायरेक्शन में देखो, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो पहले इस लूप में एंटी क्लॉक था, अब क्लॉक हो जाएगा। पहले उसमें एंटी क्लॉक था, अब क्या हो जाएगा, क्लॉक हो जाएगा। यानी ये वाला ऑप्शन रहेगा, रेस्पेक्टिवली एंटी क्लॉक एंड क्लॉकवाइज। ये थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्या, चलिए नहीं दिख रहा है, दिख तो रहा है, चलेगा। क्लियर है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा। बोलो, कहता है देखना किधर से है, ई साइड से। ई साइड से देखेगा तब ना, इधर से देखोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। उधर से देखने पर लगेगा यदि एंटी क्लॉक, तो इधर से लगेगा क्लॉक, उल्टा दिखाई देगा। तो इधर से देखोगे तो इसमें क्या कह रहा था कि क्लॉकवाइज करंट है, टी वाला में क्लॉकवाइज हमारे लिए कौन होगा, ये। तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर किधर होगा, उधर की तरफ। तो उधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या करेगा, उसको घटाएगा,
तो घटाएगा तो ऐसे होगा, एंटी क्लॉक। क्लियर? तो शुरू में एंटी क्लॉक, बाद में क्लॉक हो जाएगा, यानी ये ऑप्शन होगा। क्लियर? इसमें क्या कर रहा है, शुरू में क्लॉक बाद में एंटी क्लॉक, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन को देखो। कहता कि ए शॉर्ट सर्किटेड क्वाइल इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, देखो लेफ्ट हैंड से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बताया ना, पूरे फिजिक्स में नया चीज दिखेगा, मजा आ जाएगा। और जितना फॉर्मूला आता है ना, सबको याद रखने का हम ट्रिक सब जगह बताते जाते हैं। तो वो रेगुलर क्लास में मिलेगा आपको। रेगुलर क्लास में पूरा डिटेल थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल एकदम गर्दा उड़ा दो। ये तो हम बता रहा हूं उसके लिए जो एक बार पढ़ चुका है, उसके लिए बता रहा हूं। वो भी जो मेरा लेक्चर देख रहा होगा उसको भी नया चीज दिखेगा, कुछ नया दिख रहा है। लेफ्ट हैंड से देखो, फटाफट निकालो। अब ढाई क्वेश्चन बनेगा, इससे पहले करते रहता होगा, दिक्कत होता होगा। कहता है शॉर्ट सर्किटेड कॉइल इज प्लेस्ड इन ए टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिकल पावर इज डिसिपेटेड ड्यू टू करंट इंड्यूस्ड इन द कॉइल। इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड, इलेक्ट्रिकल पावर कितना होता है बाबू? P बराबर V स्क्वायर बाई आर होता है। V की जगह यहां E ले रहा हूं, EMF इंड्यूस। क्लियर? अब आगे देखो। If the number of turns were to be quadrupled, quadrupled मतलब 4 times, क्वेश्चन में लिख दिया। The wire radius half, उसको 4 times, नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर दिया? 4 times। यानी शुरू में n है तो बाद में 4n हो गया, रेडियस शुरू में आ रहा है तो बाद में हाफ हो गया। क्लियर? द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड वुड बी, तो इलेक्ट्रिकल पावर में क्या फर्क पड़ेगा? ई के जगह क्या जानते हो? d∅dt जानते हो यार। फाई के जगह क्या लिखोगे? अभी बताया NBA, ये जानते हो ना? NA बाहर कर दो, dB बाई dt। क्लियर है? चलो अब देखो, E स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा? इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? N स्क्वायर A स्क्वायर। क्लियर? नहीं, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है? स्क्वायर इसलिए किया हूं कि पावर में स्क्वायर है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रोयल बाई ए होता है, ए का इनवर्सली होता है। बोलो, होता है कि नहीं? होता है। यहां से आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए लिखोगे, और ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, होता ना जी। तो इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? बाई आर स्क्वायर लिखोगे इसके जगह तक। क्लियर है? क्योंकि आर के टर्म में दिया है। यहां पर क्या लिखोगे? ई स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसके जगह पाई स्क्वायर, पाई तो कांस्टेंट है, तो एन स्क्वायर आर स्क्वायर लिखोगे। बोलो, अब देखो, हमको पावर निकालना है ना, तो पावर क्या है? ई स्क्वायर बाई आर। क्लियर? ठीक है। यहां वैल्यू पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एन स्क्वायर आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1/r स्क्वायर। ठीक है? और कुछ छूटा क्या? ठीक तो है। चलो, तो 1/r स्क्वायर। एक सेकेंड हो गया।
ये था आपका वी स्क्वायर बाई आर, ई बराबर डी फाइव बाई डी टी, एन बी ए, तो एन ए बाहर हो गया पाई आर स्क्वायर, लूप का एरिया। अच्छा सॉरी, ये अलग ना है, ये लूप का एरिया है, ये क्या है, लूप का एरिया। तो यहां पर ये हटा दो, ये तो कांस्टेंट ना होगा लूप का एरिया, एन का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये लूप का एरिया है। यहां पर रेजिस्टेंस वाला में हम लोग एरिया कौन सा लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं। क्लियर है, कौन सा एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये लूप का एरिया है, ठीक है। चलो अब यहां से आप कैलकुलेट करो, तो कितना हो जाएगा जी, ये एन स्क्वायर और डिवाइड करोगे तो ये आर स्क्वायर देगा। ये इसमें समझ में आया ना, देखो इधर ये ए जो है एरिया ऑफ लूप है जी, दोनों जगह ये हो गया था, आप कंफ्यूज कर गए हो। ये है एरिया ऑफ लूप, क्लियर। लूप ऐसा बना है तो इसका ना एरिया है, लेकिन इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेना है, ये पार्ट रेजिस्टेंस में। क्लियर है। और ये टोटल लेंथ हो जाएगा एल, रो हो जाएगा रेजिस्टिविटी। बात समझ गया, तो वो एरिया लूप का एरिया है। तो आपका इतना आ गया। अब चलो नंबर ऑफ टर्न्स को कितना टाइम्स किया है, 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा r/2 आधा। क्लियर। तो ये हाफ ना है, r/2। अरे यहां से नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा करो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ कि नहीं, P2/P1 लिखोगे कि नहीं बोलो। इधर हो जाएगा N2/N1 का होल स्क्वायर इनटू R2/R1 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में 2 तो 2। क्लियर। अब क्लियर हुआ। तो इसका पावर P मानता हूं, तो ये N2 को कितना 4 टाइम्स किया गया है, N1 का 4 टाइम्स, R2 भी R1 का हाफ। क्लियर। ये कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1/। इसका मतलब P2 बराबर 4P1, 4P1। क्लियर है। यानी कितना टाइम्स, 4 टाइम्स हो गया पावर। पावर कितना हो गया, 4 टाइम्स। क्लियर है। किसी को दिक्कत है। यहाँ ये एरिया लूप का एरिया था, वो तो कांस्टेंट रहेगा। तो क्या कहता है, शॉर्ट सर्किटेड कॉइल, कॉइल का एरिया तो कांस्टेंट होगा। कॉइल का वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है रेजिस्टेंस में, क्रॉस सेक्शनल एरिया। कहता है प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ई इलेक्ट्रिकल पावर इज डिसिपेटेड। देखो इधर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए बी को बाहर नहीं किया, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। नंबर ऑफ टर्न्स को बाहर किया, इसको बाहर किया, टाइम वेरिंग। क्लियर। इलेक्ट्रिकल पावर इज डिसिपेटेड ड्यू टू करंट इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड करंट के कारण हो रहा है। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स वेयर टू बी क्वाड्रेपल, मतलब 4 टाइम्स, द वायर रेडियस हाफ, द इलेक्ट्रिकल पावर डिसिपेटेड विल बी 4 टाइम्स, मतलब क्वाड्रेपल। क्लियर। ये IIT 2002 में आया हुआ है। क्लियर है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या करता है, 18 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि व्हेन एन AC सोर्स ऑफ EMF E इज इक्वल टू E0 sin 100t, T का कोफिशिएंट ओमेगा देता है। क्या देता है, ओमेगा। तो यहां पर ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया, 100 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। कहता है कि अक्रॉस ए सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द
EMF and current in the circuit is observed to be π/4। मतलब ये दिया हुआ है दोस्तों आपको फाई का वैल्यू अहेड है। तो देखो लीड कर रहा है, अहेड मतलब लीड कर रहा है। तो जब भी लीड लिखे अहेड लिखे यानी करंट लीड कर रहा है तो समझ जाना आरसी सर्किट होगा। यदि लैग करेगा तो फिर एलआर सर्किट होगा। क्लियर है ना, ये बात तो जानते हो। कैपेसिटर जो है क्या कर देता है, लीड कर देता है। इन द डायग्राम इफ द सर्किट कंसिस्ट पॉसिबली ओनली ऑफ आरसी आरएल एलसी, तो इंडक्टर वाला तो होगा नहीं, आरसी सर्किट होगा। ये तो क्लियर हो गया। चलो तो ये इस लाइन से आपको ये क्लियर होगा कि आरसी सर्किट होगा। तो ये वाला तो छट गया ऑप्शन, ये भी छट गया। अब ये दोनों में कोई सही होगा। तो आरसी सर्किट में tan फाई का वैल्यू क्या होता है, यही लिखते हो ना, एक्स सी डिवाइडेड बाई आर। क्लियर। एक्ससी को क्या कहते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका वैल्यू 1/ω/c एंड ये आर। क्लियर। फाइंड द फेज डिफरेंस, जानते हो ना, एक्ससी को कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं जी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये कितना 1/ω, ओमेगा सी के जगह 10 माइक्रोफैराड। क्लियर। डिवाइडेड बाई आर, इसको 1/ω/c आर नहीं लिखोगे, आर के जगह है 1 किलो ओम। 1 क्रॉस कितना जी, 1 क्रॉस 10⁻3। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट करो। tan फाई की जगह π/4 है ना, तो ये π/4 हो गया 1, ये हो गया 1/, ये कितना 10 हो जाएगा, नहीं 10 नहीं होगा, ये कैंसिल, तो 3 ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा, और नीचे 10 ओमेगा हो जाएगा। सही, ये कैंसल, तो ओमेगा बराबर 100। ये सेटिस्फाई कर रहा है जी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखो ओमेगा कितना दिया हुआ था, 100। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। ओमेगा 100 आ रहा है, इसको करोगे तो नहीं आएगा 100। क्लियर है ना। इसको करोगे तो ये 10 नहीं होगा, 1 होगा, तो आ जाएगा 1000 आ जाएगा। इनवैलिड हो जा रहा है ना, इसलिए ए वाला ऑप्शन होगा। ये के अनुसार ओमेगा निकाले तो वो आ जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन, ए वाला। और कैपेसिटिव होगा क्योंकि लीड कर रहा है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ ई विथ टाइम टी इन ए कॉइल इफ ए शॉर्ट बार मैग्नेट, बार मैग्नेट मतलब सब है ना इस तरह का स्टेट मैग्नेट, इज मूव्ड along its axis with constant velocity is best represented। देखो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, बोलोगे कौन नॉर्थ है कौन साउथ है, कोई ले लो ना, सेम रिजल्ट आएगा, केवल बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यदि ये साउथ ले लेते हैं ये नॉर्थ, तो फिर केवल डायरेक्शन बदल जाएगा। क्लियर। अब यहां पर ध्यान दो, इधर यही कॉइल है। क्लियर है ना। तो जैसे मैग्नेट को ले जा रहे हो, देखते देखो मैग्नेटिक फील्ड चेक करने के लिए क्या करते हो, यूनिट नॉर्थ पोल ले जाते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना होता है तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले जाते हो। तो यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल रखोगे तो ये नॉर्थ वाला क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जिधर वो जाएगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। नहीं, जिधर फोर्स लगाएगा उधर ना मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसको यूनिट नॉर्थ पोल पर जिधर फोर्स लगेगा उधर क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेट को नजदीक ले जा रहा हो तो और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बढ़ते जा रहा होगा। तो बढ़ते जा रहा होगा तो ये इसमें इंड्यूस ईएमएफ कैसा होगा, ताकि उसको घटाए। तो घटाएगा कब, जब इधर उसके कारण डायरेक्शन होगा एक मैग्नेटिक फील्ड का, ऐसे हो जाएगा, यानी ऐसे घूम रहा है करंट। क्लियर है ना। यानी करंट का डायरेक्शन ऐसा था, बोलो। और जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो साउथ तो यही ना है, ये नॉर्थ रहेगा। क्लियर, बोलो। ठीक है ना जी।
तो अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अब घटेगा कि बढ़ेगा, तो यहां पर क्या होगा, ये दूर लेते जा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा देख लो, यूनिट नॉर्थ पोल रखेगा तो ये साउथ वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो पहले था वही अभी भी है, लेकिन अब वैल्यू घटेगा। क्यों घटेगा, क्योंकि ये दूर ले जा रहे हो, तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट नॉर्थ पोल रखोगे तो ये दूर ले जाओगे तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में फोर्स घटते जाएगा। तो यूनिट नॉर्थ पोल पर जो फोर्स लगता है वही ना मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लियर। तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, तो कॉइल क्या चाहेगा, उसको बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाए तो उसी डायरेक्शन में एक और मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। नहीं, क्लियर। तो शुरू में क्या था, जब यहां था तो करंट का डायरेक्शन ऐसा था इस कॉइल में, क्लियर। जैसे ही बाहर निकला था वैसे हो गया, यानी ईएमएफ का क्या हो गया, पोलैरिटी चेंज हो गया होगा। नहीं, ईएमएफ का पोलैरिटी क्या हो गया होगा, चेंज। तो वही कहता है कि कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, ईएमएफ है, तो पोलैरिटी चेंज होगा तो प्लस और माइनस होगा। इसमें देखो ऑलवेज प्लस है, होगा नहीं। इसमें देखो प्लस माइनस है, पॉसिबिलिटी है। इसमें देखो ऑलवेज प्लस है, इसमें देखो ऑलवेज प्लस है, तो ये सब तो होगा नहीं। एक ही है प्लस माइनस वाला, कौन, ये ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, ठीक है। चलो, ये आपको आईआईटी 2004 में पूछा हुआ है, देखा कितना मजेदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट, यहां ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नेट के कारण क्या होगा, सेम रहेगा, चाहे इधर रहे मैग्नेट या इधर रहे। क्लियर। यही जब यहां तो क्वेश्चन में नॉर्थ साउथ दिया हुआ नहीं था, यदि ये साउथ ले लेता है, ये नॉर्थ हो जाता है, तो यहां यूनिट नॉर्थ को रखोगे तो ये साउथ वाला क्या करता है, अट्रैक्ट। तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड केवल इधर हो जाएगा। जब ये आर पार हो जाएगा तो ये नॉर्थ में रहता है, ये साउथ, तो यहाँ यूनिट नॉर्थ पोल को रिपेल करता है इधर, तो उस केस में केवल डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इधर हो जाएगा। क्लियर। लेकिन पोलैरिटी उस केस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, उस केस में भी चेंज हो रहा है। तो इसलिए यहां पर नॉर्थ साउथ नहीं कुछ बोला था, कोई भी लोग है ना तो पोलैरिटी चेंज हो गए, प्लस होगा माइनस होगा। क्लियर। इसलिए प्लस माइनस वाला तो एक ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पर देखो, 20 क्या कहता है, कहता है कि एन इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर इज केप्ट पैरेलल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इन्फिनिटली लॉन्ग सिलेंडर जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, डायरेक्टेड अलोंग पॉजिटिव जेट एक्सिस। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एज सीन फ्रॉम जेट एक्सिस। भाई साहब, आपको मैं बता दे रहा हूं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज ही नहीं करेगा यार। जब चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, d∅dt 0 हो जाएगा, फाई कांस्टेंट होगा, फाई कांस्टेंट होगा तो d∅dt 0 हो जाएगा, तो ये में भी 0 हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा। ये तो पहले ही पहले से ज्यादा थ्योरी में पॉइंट लिखाया हुआ है। तो 2005 में ये पूछा हुआ है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आप कंडक्टर रखोगे तो उसमें क्या होगा, कोई इंड्यूस ईएमएफ नहीं होगा यार। क्लियर है। इज केप्ट पैरेलल रखा गया है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन को क्या करना, फिर से अपने से बनाओ, पहले 3-4 बार देख लो, फिर अपने से बनाओ। दिमाग में घुसेगा कैसे नहीं, फिजिक्स से आसान कोई है, फिजिक्स बहुत आसान सब्जेक्ट है, वो पढ़ने का आपका तरीका सही होना चाहिए। यदि पढ़ने का तरीका सही है तो सब कुछ अच्छा। भाई क्या राइट हैंड से निकालता होगा, दिक्कत होता होगा बहुत जगह, तो आपको निकालने में दिक्कत होगा, लास्ट में छोड़ दो, गए भाई छोड़ के भागो। तो सब कुछ बुक में मेंशन रहे तो फिर टीचर का जरूरत क्या पड़ेगा, कुछ नहीं। इसलिए टीचर का जरूरत होता है कि बुक का जो लैंग्वेज है उसको सिंपल फॉर्म में आपके सामने रख देना। बुक में सब जगह राइट ही से निकाला है, इसलिए
पूरा ऑल इंडिया राइट ही से लोग निकालने लगते हैं। भाई लेफ्ट हैंड भी है मेरे पास, उससे कितना फास्टली कर रहा है तो उसको ना पकड़ेंगे, हमको तो डायरेक्शन से मतलब है। आईआईटी में तो ये नहीं पूछेगा भाई कैसे डायरेक्शन आप निकाला था, इसलिए टीचर का रिक्वायरमेंट होता है। अब देखो ऑप्टिक्स में उसी तरह फॉर्मूला मेरा देखा था यूनिक था। अरे वाटर में जो लेंस को डाला था वो कहीं मिला था नहीं ना, लेकिन देखो एक लाइन में आंसर आ रहा है। आपको आंसर से ना मतलब है, क्लियर है, एक लाइन में आंसर आ रहा है। तो टीचर और बुक में यही फर्क होता है। तुम 20,000 के घर में लाइब्रेरी बना लो, क्या विद्वान बन जाओगे फिजिक्स का? नहीं, टीचर का होना बहुत जरूरी है। और भी टीचर ऐसा नहीं कि ऐसा टीचर कि खुद रट के आए या छाप दिए। तो भाई खुद रट के आए छाप दिए तो स्टूडेंट भी रट सकता है। काहे को आपको 2 लाख रुपया दिया है जी? सिंपल चीज है। इंस्टीट्यूट वालों को 2 लाख 2.5 लाख क्यों देगा जब वो खुद वही आके रट के छाप देंगे और छाप के चल जाए, तो क्यों देगा? तो टीचर को सिंपल लैंग्वेज में उसको समझाना बहुत जरूरी है, और तब देखो फिजिक्स का मजा बहुत अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।